हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस की दुनिया में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डचों के आगमन और अंग्रेजों के भारत में आगमन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में अंग्रेजों के आगमन से संबंधित परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सिर्फ वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारत में डचों का आगमन और अंग्रेजों का आगमन। इस वीडियो में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। भारत में सबसे पहले जो पुर्तगालियों के बाद जो आए थे वो सबसे पहले डच ही आए थे। और इनके जो डच जो थे वो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। ये लोग हॉलैंड से ही भारत में आए थे। और प्रथम जो डच यात्री थे वो कॉर्नेलियन हाउटमैन 1556 में भारत के जो सुमात्रा द्वीप है वहां पर सबसे पहले पहुंचे थे। और इन्होंने अपनी जो सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी 1605 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री लगाई गई थी। ये आपको याद रखना है कि इनकी जो पहली फैक्ट्री लगाई गई थी 1605 में मूसलीपट्टनम में लगाई गई थी। और 1610 में डचों ने जो चंद्रगिरी के राजा थे उनके साथ समझौता करके पुलकित में एक अन्य फैक्ट्री भी स्थापित की थी। और यहीं पर इन्होंने अपना जो सोने के जो सिक्के होते हैं, स्वर्ण पगोड़ा जिसको बोला जाता है, उसको वहां पे इन्होंने ढाला था डचों ने। तो इनके द्वारा ही सोने के सिक्के चलाए गए थे जिनको स्वर्ण पगोड़ा बोला जाता था। और यहाँ उन्होंने इनको पुलकित जो इनकी राजधानी बनी थी कह सकते हैं, तो वहां पे इन्होंने उनको डाला था। और इन्होंने ही जैसे औरंगजेब ने 1664 में डचों को 3.5% बारसिंग चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के से व्यापार करने का अधिकार भी इनको दे दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं डचों के बारे में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। और डचों ने ही सबसे पहले यहाँ पे भारत जो वस्त्र बनते थे उनको निर्यात की वस्तु बनाने का सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो डचों को ही जाता है। क्योंकि सबसे पहले जो पुर्तगाली आए थे उन्होंने मसाले का व्यापार किया था, लेकिन जो डच आए थे उन्होंने सबसे पहले वस्त्रों का जो व्यापार किया था वो डचों ने ही किया था। और जो डच फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते थे उनको फैक्टर कहा जाता था। फैक्ट्री में जो कर्मचारी लगे रहते थे उनको फैक्टर कहा जाता था। और डच कंपनी जो कासिम बाजार जो आज का हमारा कलकत्ता है उसको प्राचीन जो नाम है उसका सूतानाती है। सूतानाती में ही जो कासिम बाजार लगता था वहां पर इन्होंने स्वयं का रेशम बनाने की एक फैक्ट्री स्थापित की थी। और उसमें 3000 कारीगरों को वेतन पर इन्होंने रखा था। और सबसे पहले जो डच यात्री ही थे इन्होंने सबसे पहले मसालों के स्थान पर कपड़े को व्यापार में अधिक महत्व दिया था। और 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ जो बंगाल का वेदरा नामक स्थान है वहां पर डच जो हुए थे वो पराजित हो गए थे अंग्रेजों से। और अंग्रेजों से पराजित होने के बाद ही ये अपना वापस नीदरलैंड चले गए थे। और डच व्यापारिक जो व्यवस्था थी सहकारिता जिसको कार्टेल पद्धति पर बोलते हैं आधारित थी। इनकी जो व्यापार करने की जो व्यवस्था थी वो कार्टेल पद्धति पर आधारित थी। तो ये था डचों के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया है। और आगे है भारत में अंग्रेजों का आगमन। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, उसके बाद में अंग्रेज आए थे। तो अंग्रेजों की जो सबसे पहली फैक्ट्री लगाई गई थी इसकी जो स्थापना हुई थी, जो नींव रखी गई थी वो 1599 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया था। इसमें एक कंपनी का गठन किया गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसकी जो रूपरेखा तैयार हुई थी वो 1599 में लंदन में हुई थी, जो वहां के मेयर थे लॉर्ड मेयर उनकी अध्यक्षता में। और उसी कंपनी को जो महारानी एलिजाबेथ थी उनके द्वारा 15 वर्षों के लिए जो पूर्व के जो देश थे उनके साथ व्यापार करने का एकाधिकार उस कंपनी को दे दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ही 31 दिसंबर 1600 को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार उस कंपनी को दे दिया गया था कि आप पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकते हो। और इस कंपनी के लिए प्रबंधन के लिए मैनेजमेंट के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसमें एक निर्देशक और उपनिदेशक और 24 अन्य सदस्य होते थे। और यही जो समिति बनाई गई थी कंपनी की देखरेख के लिए, यही समिति आगे चलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रूप ले लेती है। और यही समिति आगे चलकर निदेशक मंडल के नाम से
जानी जाती है। और 1601 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी के जहाज से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचते हैं। 1599 में तो इस कंपनी का गठन होता है, और 1601 में सबसे पहले जो कंपनी का जहाज होता है वो इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पे पहुंचता है, इंडोनेशिया पहुंचता है इनका सबसे पहला जहाज। और इसके बाद से ही इनकी भारत में जो गतिविधियां होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। कंपनी की जो व्यापारिक सफलताएं थी, यहाँ पे 1601 में आने के बाद इन्होंने अपने यहाँ कोठियां स्थापित की थी। जैसे कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। तो सबसे पहले जो भारत की धरती पे कदम रखने वाला अंग्रेज जो था वो कैप्टन हॉकिंस था, और 1608 ईस्वी में सबसे पहले वो हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। और सूरत बंदरगाह जो था उस समय जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था वो सूरत बंदरगाह ही था, और सूरत बंदरगाह पर ही सबसे पहले वो आया था। और कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जिसने भारत की धरती पर कदम रखा था। जॉन हॉकिंस जो था, कैप्टन हॉकिंस ही, उसको फारसी और तुर्की भाषाओं का ज्ञान था, और इसी बात का फायदा उठाकर उसने जो वहां का जो राजा था जहांगीर से उसने अपनी कोठी स्थापित करने की अनुमति मांग ली थी, इसी का फायदा उठाकर, क्योंकि उसने उसको, जब वो जहांगीर के दरबार में जाता है तो तुर्की भाषा में उससे बात करता है। तो कैप्टन हॉकिंस प्रथम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में गया था, और जो वहां के राजा थे जेम्स प्रथम लंदन के, उनका पत्र लेकर वो जहांगीर के दरबार में जाता है और उनसे तुर्की भाषा में बात करके वहां पे कोठी स्थापित करने की अनुमति ले लेता है, सॉरी फारसी भाषा में बात करके, और सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति ले लेता है उससे, और वो सूरत में ही अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। 1608 में अनुमति तो मिल गई थी, लेकिन पुर्तगालियों से झगड़ा होने के कारण इन्हें अपना काम बंद करना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त उस टाइम पे पुर्तगाली भी अपना स्थापित करने में लगे हुए थे, और पुर्तगालियों से इनका झगड़ा होने के कारण इनको अपना काम जो था रोकना पड़ा था। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। 8 में तो इन्हें अनुमति मिल गई थी, लेकिन वो पुर्तगालियों से झगड़ा होने का कारण नहीं बन पाई थी, और 1613 में इन्होंने दोबारा अनुमति लेके वहां पे कोठी स्थापित की सूरत में। 1615 में सूरत में दोबारा फैक्ट्री खोली गई टॉम्स रो के समय, जो दूसरा गवर्नर जनरल बन के आया था टॉम्स रो, तो उसके समय में 1615 में दूसरी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। और जहांगीर ने इसको जो कैप्टन हॉकिंस था उसको 400 का मनसब भी दिया था, इससे खुश होकर। और 1615 में टॉम्स रो जहांगीर के दरबार में आया था। 1608 में तो कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, और 1615 में, ये याद रखना है, 1615 में टॉम्स रो आता है जहांगीर के दरबार में। और इसके बाद में मुंबई द्वीप जो होता है वो अंग्रेजों को कैसे मिल जाता है। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ होता है। 1661 में जो इंग्लैंड के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी जो थी कैथरीन ब्रिगेंजा, क्योंकि जो मुंबई द्वीप था वो पुर्तगालियों के हाथ में था, और पुर्तगालियों की जो राजकुमारी थी वो उसके शादी में दहेज के रूप में मुंबई द्वीप अंग्रेजों को दे देते हैं, और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स को दहेज के रूप में मुंबई द्वीप दे दिया था, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत आए थे और उन्होंने अपना स्थापत्य यहाँ अपनी जो कोठियां थी वो बनाना प्रारंभ कर दी थी, और उसके बाद में ही इन्होंने कई जगह पर अपना अधिकार कर लिया था। तो उनमें से एक मुंबई द्वीप भी था, और मुंबई द्वीप उन्होंने जो राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगेंजा की, उसको शादी में दहेज के रूप में उनको दे दिया था। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप दिया, और वही मुंबई द्वीप जो राजकुमार थे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक करके जो वार्षिक किराया था उसको देकर उन्होंने कंपनी को दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया था मुंबई द्वीप को। और जो बम्बई का गवर्नर था गेराल्ड ओंगियार, 1669 ईस्वी से 1677 तक मुंबई का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो गवर्नर गेराल्ड ओंगियार को ही माना जाता है। ये आपको याद रखना है कि मुंबई का जो वास्तविक संस्थापक था वो गवर्नर गेराल्ड ओंगियार था। और इसके आगे है नॉरिस मिशन। 1698 में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने एक कंपनी बनाई थी, और ये जो कंपनी बनाई गई थी वो नॉरिस में की अध्यक्षता में बनाई थी। जो नॉरिस थे उनकी अध्यक्षता में इस कंपनी को बनाया गया था।
इसलिए इसका नाम नॉरिस मिशन पड़ जाता है। और इस कंपनी ने अपनी व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा था। जो कंपनी बनाई गई थी उसकी सुख सुविधाओं के लिए उन्होंने उसको उद्देश्य से उसने औरंगजेब के दरबार में नॉरिस को भेजा गया था। और इसके बाद में आता है जन सरमन मिशन। इसमें 1715 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक दूत मंडल फॉरक्सशियर के दरबार में भेजा गया था दोबारा। पहले तो जॉन नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा जाता है कंपनी की सफलताओं, कंपनी के सुख सुविधाओं के उद्देश्य के लिए। और इसके बाद में जॉन सरमन जो होता है उनको एक दूत मंडल के अध्यक्ष के रूप में फॉरक्सशियर के दरबार में भेजा जाता है। और इस दूत मंडल में विलियम हैमिल्टन नाम का एक सर्जन था। हैमिल्टन ने वासा फॉरक्सशियर की एक दर्दनाक बीमारी को खत्म करने में सफलता प्राप्त की थी। जो जॉन सरमन मिशन था उसमें जो दूत मंडल थे उसमें एक डॉक्टर सर्जन था और उस सर्जन के द्वारा जो फॉरक्सशियर की बीमारी को उसने खत्म कर दिया था। इस वजह से उसने उससे खुश होकर उसको 1717 में एक शाही फरमान जारी करता है और उस शाही फरमान से ही उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना व्यापार करने की अनुमति दे देता है फॉरक्सशियर। उस हैमिल्टन जो डॉक्टर था उसकी वफादारी से खुश होकर, क्योंकि वो उसकी बीमारी को खत्म कर देता है। तो फॉरक्सशियर जो होता है वो 1717 में शाही फरमान जारी करता है जिसको ही आगे चलकर मैग्ना कार्टा कहा गया था फॉरक्सशियर के द्वारा। और इस मैग्ना कार्टा के अनुसार 300 वार्षिक कर देकर बंगाल में फ्री ड्यूटी या मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी इनको। जो फॉरक्सशियर फरमान जारी करता है उसके द्वारा ही बिना वार्षिक करके मुक्त व्यापार करने की बंगाल में अनुमति दे दी गई थी इनको। और अंग्रेजों के बाद जो आते हैं वो डेनिश आते हैं। तो सबसे पहले जो उनका सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है। पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी आए थे और फिर स्वीडिश आए थे। तो इस तरह से अंग्रेजों के बाद डेनिश आए थे। अंग्रेजों के पश्चात डेन व्यापारी 1616 में भारत आए थे। और डेनों ने अपने जो सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो 1620 में तंजौर जिले के त्रावणकोर में अपनी पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी 1620 में। और बंगाल के सेरामपुर में 1676 में उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई थी। जो स्वीडिश इनके बाद जो आए थे उनकी फैक्ट्री की स्थापना 1731 में होती है। परंतु उन्होंने अपना जो व्यापार था वो चीन के साथ स्थापित किया और 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को भेज दी और वो भारत से वापस चले गए। तो जो डेनिश थे वो आए तो बाद में थे लेकिन सबसे पहले भारत से चले गए थे, क्योंकि वो यहाँ अंग्रेजों के आगे अपना व्यापार नहीं स्थापित कर पाए थे। इस वजह से वो अंग्रेजों को ही अपनी कोठियां बेचकर अपने वापस चले गए थे। और डेनिश के बाद आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांस के जो राजा थे लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट तथा सरकार की सहायता से 1664 में एक फ्रांसीसी कंपनी बनाई गई थी। तो इन कंपनियों का भी आपको क्रम याद रखना है कि जो डेनिश कंपनी थी वो 1620 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी और जो फ्रांसीसी आए थे उन्होंने सबसे पहले 1664 में अपनी कंपनी बनाई थी। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी बनाई गई थी। फ्रांसीसी सर्वप्रथम पहले मेडागास्कर द्वीप पहुंचे थे और परंतु वहां उपनिवेश स्थापित करने में असफल हुए थे। और उसके बाद में सबसे तो ये पहले गए थे लेकिन उन्होंने अपना जो उपनिवेश था, अपना जो व्यापार था वो स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाई थी। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सन 1668 में सूरत में स्थापित की गई थी। तो इनकी जो पहली फ्रांसीसियों की जो पहली फैक्ट्री थी वो भी सूरत में स्थापित की गई थी और अंग्रेजों की भी सूरत में स्थापित की गई थी। लेकिन अंग्रेजों की जो तो थी वो 1608 में स्थापित की गई थी और फ्रांसीसियों की 1668 में सूरत में स्थापित की गई थी फ्रैंको कैरो के द्वारा। 1672 में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सैंटोमो या सैंथोमी भी उसको बोलते हैं, सैंथोमी भी बोल सकते हैं या सैंटोमो भी, को जीत लिया था। परंतु डचों से पराजित होते हुए सैंटोमो उनको दोबारा वापस करना पड़ा था। फ्रांसीसी जो थे वो डचों से हार गए थे, इसलिए उन्होंने सैंटोमी को दोबारा अंग्रेजों को वापस कर दिया था। और 1773 में फ्रैंको मार्टिन वलीकोंडपुरम के सूबेदार शेर खां से एक गांव प्राप्त करता है और वहां पर एक बस्ती बताता है जिसे पौंडीचेरी कहा गया है। जो पौंडीचेरी, जो आज का पौंडीचेरी है, उसको शेर खां के जो सूबेदार थे
बलीकोटपुरम के जो सूबेदार थे शेर खां, उनके द्वारा ही बसाया गया था। तो फ्रैंको मार्टिन ने ही इसको बसाया था और बाद में इसको इसका नाम पौंडीचेरी रखा गया था 1673 में। तो 1693 में डच और अंग्रेजों ने मिलकर पौंडीचेरी ले लिया और फिर इसे रिजविक की संधि के बाद वापस कर दिया था। रिजविक की जो संधि होती है 1693 में, उसमें उसके बाद ही डचों और अंग्रेजों ने मिलकर पौंडीचेरी ले लिया था, फिर बाद में इसको फ्रांसीसियों को वापस कर दिया था पौंडीचेरी को, क्योंकि पौंडीचेरी जो था वो फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। और 1674 में बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खां फ्रांसीसी को एक जगह देता है जहां पर 1690 से 1692 में एक कोठी बनती है जिसे चंद्रनगर कहा गया था। जो चंद्रनगर की स्थापना की गई थी वो शाइस्ता खां के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी चंद्रनगर की। और 1674 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है कि 1674 में बंगाल का जो सूबेदार था शाइस्ता खां, उसने चंद्रनगर को फ्रांसीसियों को दे दिया था। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार, समुद्र तट पर स्थित माहे और 1739 में कराईकल पर अधिकार कर लिया था। जो फ्रांसीसी थे उन्होंने 21 में तो मॉरिशस को जीता था और 25 में मालाबार तट को, और 1739 में कराईकल को जीत लिया था फ्रांसीसियों ने, और 1701 में पूर्व की फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया था। 1701 में उन्होंने पूर्व की जो फ्रांसीसी सभी बस्तियां थी उनको अपना मुख्यालय बना लिया था। लेकिन उन्होंने सबसे पहले जीता तो जो था वो सबसे पहले तो इन्होंने पांडिचेरी को बसाया था, उसके बाद में चंद्रनगर को बसाया था, और फिर मॉरिशस और मालाबार तट को और कराईगल को जीता था। तथा फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का निदेशक भी बनाया गया था। जो फ्रांसिस मार्टिन था उसको ही यहाँ का निदेशक बनाया गया था। और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना की गई थी। जो डुप्ले गवर्नर था फ्रांसीसी, उसके समय में फ्रांसीसियों की जो शक्ति थी वो अधिक बढ़ गई थी। और इसके बाद में बंगाल में प्रारंभिक गतिविधियां, जो अंग्रेजों ने बंगाल में जो अपनी कोठियां स्थापित की थी, जो गतिविधियां उनकी की गई थी, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में हम जानेंगे। बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1691 में प्राप्त की गई थी। जो सबसे पहले उन्होंने बंगाल में अपना जो व्यापार शुरू किया था, व्यापार करने के उद्देश्य से ही वो भारत में आए थे, तो 1691 में उन्होंने सबसे अपने पहला व्यापार शुरू किया था। जब ग्रेवियन बॉन्टन ने, जो बंगाल के सूबेदार सहसुजा से एक दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था, एक लाइसेंस कंपनी के नाम प्राप्त किया था। जो बंगाल के सूबेदार थे सहसुजा, उनके दरबारी चिकित्सक के रूप में ग्रेवियन बॉन्टन जो डॉक्टर था वो उसके दरबार में रहता था, और उसी ने कंपनी के लिए एक अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया था। और इसी अधिकार पत्र के द्वारा, उसके द्वारा 3000 वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। तो ग्रेवियन बॉन्टन ने ही कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दिलाई थी। जॉब चौर्नक ने 1690 में सूतानाती में अंग्रेजी कोठी स्थापित की थी। जो आज का हमारा कलकत्ता है, उसका जो प्राचीन नाम है वो सूतानाती है। तो सूतानाती की जो स्थापना की थी, जो आज का कलकत्ता है, उसकी स्थापना जो की थी वो जॉब चौर्नक ने 1690 में की थी। ये आपको याद रखना, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कलकत्ता शहर किसने बसाया था, तो जॉब चौर्नक ने बसाया था। और इस प्रकार ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी कलकत्ता की नींव पड़ी थी। और बंगाल के सूबेदार अजीब उस खान ने 1690 में अंग्रेजों को 1200 रुपए के बदले सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकता की जमींदारी दे दी थी। तो उस समय जो 1690 में बंगाल के जो सूबेदार थे वो अजीब उस खान थे, और उन्होंने 1200 रुपए कर के बदले में सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकता की जमींदारी थी वो अंग्रेजों को दे दी थी। और यहाँ पर एक किले का निर्माण हुआ था जिसे फोर्ट विलियम कहा गया। जो फोर्ट विलियम है, किला है, जो कोठी है, वो कलकत्ता में, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि फोर्ट विलियम जो है वो कहाँ पे है, तो कलकत्ता में है। और जो सर चाइल्ड और इसके प्रथम प्रेसिडेंट थे, 1700 में इसे प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, और 1774 से 1911 तक ब्रिटिश राजधानी भी रहा है, ब्रिटिश भारत की राजधानी भी रहा है कलकत्ता। तो 1700 में तो इसे प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था कलकत्ता को, और 1774 से 1911 तक, जब कलकत्ता 1911 तक ब्रिटिश राजधानी भी रहा है कलकत्ता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके एग्जाम के लिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।